राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम लेकर आए हैं आपके समझ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए जनवरी 2025 का महीना कैसे रहने वाला है। मित्रों, अपने टॉपिक पर आने से पूर्व मैं आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा साथ ही भारतीय गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अब वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट यानी कि मकर लगन की जातकों के लिए आने वाले वर्ष का प्रथम माह कैसा रहेगा। मित्रों, यदि आपके वर्क चार्ट पर फर्स्ट हाउस में 10th नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। बात करें अगर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की, तो कैप्रिकॉर्न मकर लगन यानी कि जहां मार्स जो होते हैं वो उच्च के होते हैं। इनके ऑनर सैटर्न होते हैं। सैटर्न इनके ऑनर होते हैं और 10 नंबर राशि में मार्स जो उच्च के होते हैं। तो शनि की जैसी गंभीरता और मंगल की जैसी तीव्रता, ये दो गुण इनमें बहुत अच्छे से समाहित होते हैं। बहुत हार्ड वर्कर लोग होते हैं ये लोग। मैंने ये तीन चीजें लिखी इन क्वालिटी में: वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी कॉन्शियस। ये तीन क्वालिटियां इनमें कूट कूट कर भरी होती हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। मित्रों देखिए, फर्स्ट हाउस की बात करें तो अ, लग्नेश की बात करें, लग्नेश आया है आपके सेकंड हाउस में, यानी कि सैटर्न जो आपका ऑनर है वो सेकंड हाउस में आया है। सेकंड हाउस होता है आपके घर परिवार का, सेकंड हाउस आपकी वाणी का होता है और सेकंड हाउस आपके धन भाव का होता है। सीधी सी बात है कि शनि अगर धन भाव में बैठे हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। पैसा कमाने के लिए स्वयं ही एफर्ट करने पड़ेगा, कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा, ये जान लीजिए। क्योंकि शनि है तो मेहनत तो कराते कराते। साथ ही बात करें कुटुंब की, तो देखिए कुटुंब शनि का जो कारतत्व है, हालांकि आपके लग्नेश हैं, बहुत शुभ ग्रह हैं, लेकिन इनका जो मेन इफेक्ट है अलगाव करना भी। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जब तक शनिदेव यहाँ विराजमान है, आपके अपने परिवार से बातचीत में कमी आएगी, परिवारजनों से थोड़ी दूरी बनी रहेगी, इस तरीके की चीजें रहेंगी। इसके बाद देखिए बात करते हैं, यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान है, सेकंड हाउस में शुक्रदेव विराजमान है। शुक्र जो है मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए जो शुक्रदेव होते हैं, वीनस जो होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं, राज कारक ग्रह होते हैं, यानी कि उनका सेकंड हाउस में बैठना। शुक्र मनी के कारक होते हैं। शुक्र जो होते हैं लग्जरियस लाइफ के कारक होते हैं, लग्जरियस ब्यूटी कारक होते हैं, पत्नी के कारक होते हैं, फीमेल्स के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में शुक्र का बैठना, धन भाव में शुक्र का बैठना, ये एक शुभ संकेत है। और शुक्र शनि के मित्र भी हैं, तो एक योग कारक ग्रह का धन भाव में बैठना ये इंगित करता है कि मेहनत तो होगी, लेकिन आप स्वयं के एफर्ट से धन कमाने में सक्सेस होंगे। और साथ ही पंचमेश भी है, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज क्या है कि पंचमेश है और आपके बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं ना कहीं आप कोई स्टूडेंट हो तो आपको कोई स्कॉलरशिप की प्राप्ति हो जाए, कहीं ना कहीं धन आपको आपकी पढ़ाई के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इस तरह की चीजें बन रही हैं। बाड़ी भाव में शुक्र आए हुए हैं, हालांकि ये पॉसिबिलिटी कम ही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि क्योंकि मुंह में शुक्र का आना, शुक्र लिक्विड चीजों को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब शुक्र क्या है। अगर आप लोग इस पीरियड में मैं कहूँ तो कि वाइन वगैरह से दूर रहेगा, क्योंकि शुक्र बाड़ी भाव में बैठे हैं, तो आप लोग अगर वाइन पीने वाले हैं तो हो सकता है बड़ी मात्रा में इसको सेवन करें, तो इस चीज से थोड़ा दूर रहेगा, थोड़ा सा अपने आप कंट्रोल रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, देखिए लगन में सूर्य आए हुए हैं। लगन में सूर्य जो आ रहे हैं, देखिए मकर के सूर्य, ये पीरियड होगा आपका 14 जनवरी का, यानी कि 14 जनवरी वाला दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी लगन प्रवेश करेंगे। तो जिस दिन मकर संक्रांति होगी उस दिन सूर्यदेव यहाँ आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले अगर हटे तो 13 जनवरी तक सूर्य की जो स्थिति है वो आपके 12th हाउस में है। और सूर्य कहाँ के आपके मालिक है? सूर्य आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है, सूर्य आपके लिए अष्टमेश है। अब अष्टम भाव के स्वामी का 12th हाउस में बैठना ये एक विपरीत राजयोग बनाता है। कहीं ना कहीं अगर आप 8 नंबर यानी कि ये 8th हाउस जो है इसके कारक तत्वों से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि आप उद्योगपति हैं और आपका जो उद्योग है वो फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, या फिर कोई आप सर्जरी गुड्स या इक्विपमेंट को बनाते हैं, अगर कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड है, तो
ये विपरीत राजयोग आपको क्या करेगा, ये विपरीत राजयोग आपका विदेश से संबंध बनाएगा। कहीं ना कहीं आपकी डील विदेश से हो सकती है, आपके बिजनेस को लेकर, वहां से आपको धन लाभ हो सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ अष्टम भाव जो है पैतृक संपत्ति का है, अष्टम भाव खोजबीन का है, अष्टम भाव जो है आपके रिसर्च का है, रिसर्चर है। अगर आप रिसर्चर हैं, कोई जॉब करते हैं रिसर्चर के रूप में, तब भी आपका विदेश से लिंक बनेगा और कहीं ना कहीं धन लाभ आपको होगा होगा। ये उसके बाद जैसे ही सूर्यदेव जो है 14 जनवरी को जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब मकर संक्रांति वाले दिन, तो इस जो पीरियड रहेगा 13 तारीख के बाद का, आपका जो ध्यान है कहीं ना कहीं इस भाव पे जाएगा। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक खोजबीन रहेगी। टॉपिक कोई हो सकता है, लेकिन खोजबीन में आप लगे रहेंगे। इस तरह की चीजें होंगी। साथ ही सूर्य जब भी लगन में आता है तो उसका एक प्रभाव रहता है, वो आपके चेहरे पे एक मतलब एक कांति देता है, एक कीर्ति देता है। मतलब आपके चेहरे पर एक ऐसा मतलब एक अट्रैक्शन होगा कि आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे अपनी बातों से, अपने प्रभाव से। ये सूर्य का प्रभाव रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस में शनि और शुक्र की होती है, यानी कि आपके योग कारक ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और लग्नेश भी सेकंड हाउस में बैठे हैं। यानी कि लग्नेश का कर्म भाव के स्वामी के साथ बैठना और पंचमेश के साथ बैठना, कहीं ना कहीं पीरियड रहेगा। इस पीरियड में अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर कहिए कोई काम धंधा अगर आप करते हैं, तो वहां आपको जो है उन्नति, प्रोग्रेस, अवार्ड, कोई ना कोई मान सम्मान की प्राप्ति होती दिख रही है और धन लाभ भी होता दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी दिख रही है कि आप अपनी पढ़ाई अध्ययन के माध्यम से कहीं ना कहीं आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी है कि आपके पेरेंट्स, या मान लीजिए आपकी कैप्रिकॉन है, तो आप अपनी संतान के माध्यम से, संतान की वजह से कहीं ना कहीं बाहर जा सकते हैं। और उसमें वे हो सकता है विदेश भी हो सकता है, वो घर से दूर भी हो सकता है, अदर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या अदर स्टेट भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस में राहु विराजमान है। राहु थर्ड हाउस में विराजमान है, और राहु और केतु का जो एक्सिस है वो थर्ड और नाइन्थ है। ये एक अच्छा एक्सिस माना जाता है राहु और केतु का। इसका सीधा संबंध ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप धार्मिक कार्य जुड़ेंगे, दान पुण्य करेंगे, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, उसके थ्रू आप कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आपके रह सकते हैं। लगन में राहु, समस्या क्या होता है कि लगन में राहु है और राहु देव जो बैठे हैं वो गुरु की राशि में बैठे हैं, और गुरु जो है वो बैठे हैं फिफ्थ हाउस में। तो कहीं ना कहीं राहु दवाई का कारक भी होता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके शिवलिंग का घर है, शिवलिंग का स्वास्थ्य खराब हो, या को ऐसा भ्रम हो कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उस पर दवाई का खर्चा हो सकता है, आपके बच्चों वगैरह पर ही पैसा खर्च हो सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकते हैं। अगर आप आईटी, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, तो जो पीरियड है राहु जब तक यहाँ विराजमान है, ये पीरियड बहुत आपका अच्छा है। यानी कि पॉपुलर होने के लिए सोशल मीडिया पर अगर कोई प्लेटफॉर्म बना रखा है आपने अर्निंग का, या कोई ऐसा टॉपिक लेकर आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं जो आपका प्रोफेशन है, तो वहां से आपको एक पॉपुलर होने का, या फिर एक मतलब एक अच्छा प्रभाव आपका दिखेगा और आप धन कमाएंगे। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ लॉर्ड की बात करें, फोर्थ लॉर्ड जो बैठे हैं वो सेवंथ हाउस में बैठे हैं और नीच के होके बैठे हैं और रेट्रो हैं, तो उनकी दृष्टि पीछे की ओर है, यानी कि मिथुन की ओर है। तो फोर्थ जो हाउस है वो आपके माता का भाव है, वो आपके भूमि भवन का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। तो मंगल नीच के होना और रेट्रो होके यहाँ एस्पेक्ट देना, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये बन सकती है। क्योंकि इस पीरियड में अगर बात करें हम व्यापार की, तो व्यापार के लिए मैं ना कहूंगा, व्यापार नया व्यापार करने के लिए मैं ना बोलूंगा। हालांकि और चीज थोड़ी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मंगल नीच के बैठे हुए यहाँ पर थोड़ा सा ये रहेगा। बात करें प्रॉपर्टी की, तो कोई अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो उसके थ्रू कहीं ना कहीं आप देखिए, ये इनका एस्पेक्ट अगर यहाँ है तो ये बुध देव का जो है वो बैठे हैं आपके 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के बाद विवाद है, प्रॉपर्टी का व्यय हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद हो सकता है, भाई प्रॉपर्टी की वजह से भाई से वाद विवाद हो सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ दिख रही हैं। या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप लोन वगैरह ले सकते हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, उनका बीपी का थोड़ा फ्लक्चुएशन रह सकता है, या फिर हीमोग्लोबिन वगैरह का इश्यू रह सकता है। इसके बाद अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। देखिए फिफ्थ हाउस में जुपिटर बैठे हुए, रेट्रो बैठे हुए हैं। जुपिटर क्या है?
जुपिटर आपके बेस हैं और आपके जो है थर्ड मतलब पराक्रमेश हैं। और रेट्रो बैठे हैं, तो रेट्रो मीन्स यहाँ अगर एक्सपेक्ट देंगे फोर्थ हाउस में एक्सपेक्ट देंगे, तो अगर कहा जाए मैरिज के लिए मैं कहूंगा ये ठीक समय है, मैरिज के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर गर्ल्स हैं, कोई लेडीज हैं कैप्रिकॉर्न, तो थोड़ा सा मंगल का थोड़ा इशू पड़ रहा है, अदरवाइज मैरिज के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। अब फिफ्थ लॉर्ड का यानी कि ये एक्चुअली जो जुपिटर है वो फिफ्थ हाउस में बैठे हुए, लेकिन रेट्रो है यहाँ का एक्सपेक्ट दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है, आप देखिए ये जो है ये आपका भूमि भवन घर का भाव है, और जुपिटर जो है वो यहाँ के मालिक है, उसके 12th हाउस के मालिक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का व्यय, क्योंकि कनेक्शन देखिए वैसे भी हो रहा है, तो प्रॉपर्टी का व्यय हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वाहन है तो वाहन का व्यय हो सकता है, और साथ ही अगर वाहन आप खुद ड्राइव करते हैं और मंगल भी नीच का है, तो इस पीरियड में आपको अपने वाहन को चलाते समय सावधानियां बरतनी होंगी, सावधानियां बरती, थोड़ी चोट चपेट लगने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो उस सब चीजों थोड़ा सावधान रहिए। अब साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं गुरु का एक्सपेक्ट वहां है, और यहाँ बैठे हुए रेट्रो है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में उतार चढ़ाव स्टूडेंट को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। हालांकि गुरु यहाँ है लेकिन रेट्रो है, तो मैंने बोला ना रेट्रो गुरु है तो कुछ ना कुछ थोड़ा अप डाउन तो देंगे देंगे। साथ ही ये जो है द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप पढ़ाई के माध्यम से विदेश जाएं या घर से बाहर जाएं, कहीं जा सकते हैं, या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि भाई आपकी जो है पढ़ाई बीच में छूट सकती है जो है, या फिर आप लोगों को पढ़ाई में स्ट्रगल मिलेगा, या फिर कह लीजिए इतनी जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। बात करते हैं सिक्स हाउस की, नौकरी का भाव ये होता है। अब देखिए सिक्स लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, सिक्स लॉर्ड महीने के 3 दिन ये जो है 11th हाउस में बैठेंगे, यानी कि 3 जनवरी तक जो मरकरी के जो पोजीशन है वो वृश्चिक के होंगे, तो कहीं ना कहीं अब मंगल भी नीच के हैं, तो हो सकता है क्या कह सकते हैं कि नौकरी अगर नौकरी में हो तो बातचीत के थ्रू, या फिर क्योंकि आपका जो लैंग्वेज होगा थोड़ा रूड होगा इस समय 3 तारीख तक, जब तक वो आप वृश्चिक राशि में हैं, तो झगड़ा हो सकता है, किसी को समस्या रह सकती है, लेकिन जो भी होगा उस संघर्ष के बाद भी आपको धन लाभ नौकरी से प्राप्त होगा ही होगा। क्योंकि ये 3 तारीख तक का जो नौकरी का अगर हम बात करें तो भाव बली है, नौकरी अगर नहीं है तो नौकरी के चांसेस आपको हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रगल के बाद उसके बाद जैसे ही जो है जैसे ही मरकरी 12th हाउस में प्रवेश करेंगे, धनु राशि में आ जाएंगे, यानी कि 4 जनवरी को धनु राशि में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको केयर रखना पड़ेगा। आपके घर में अगर बहन है, बुआ है, तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या फिर कह लीजिए रोग रिफू और ऋण समस्या रह सकती है, कोई कोर्ट कचहरी केस हो सकता है, आपके अधिक बोलने के संबंध चक्कर में हो सकता है, इस तरह की चीजें आपकी हो सकती हैं। क्योंकि साथ ही एक चीज और है, देखिए ये छठे भाव के स्वामी भी है, ये इनकी जो है मूल त्रिकोण राशि है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी केतु यहाँ बैठे हुए हैं, हालांकि केतु जो यहाँ बैठे हुए धर्म कर्म के कार्य में आपको बढ़ावा देंगे, तो पॉसिबिलिटी एक ये भी हो सकती है कि भाई आप धार्मिक कार्य से, मान लीजिए महाकुंभ चल रहा है, वहां आप जाए स्नान करने, तो यहाँ एक तरीके से एक स्पिरिचुअल ट्रेवलिंग हो जाएगी और उस पर खर्चा हो सकता है, इस तरह की चीजें भी यहाँ होती दिख रही हैं। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में देखिए 4 नंबर राशि पड़ी, चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा देखिए ये चंद्रमा जो 1 महीने में पूरी जो है आपके चार्ट की चक्कर लगाता है, तो उसको हम जो है अपनी कैलकुलेशन में करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि 2.5 दिन में एक राशि चेंज कर लेता है, तो उसको बार बार जस्टिफाई करना ठीक नहीं रहता है। लेकिन बात करें अगर मंगल की, तो देखिए सप्तम भाव में नीच का मंगल आया हुआ, रेट्रो है लेकिन नीच का मंगल बैठा है आपको सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है ना, आपका जो स्पाउस होगा उस वो थोड़ा सा अग्नियता, उसके नेचर में थोड़ा अग्नियता होगा, क्योंकि ये जो मंगल है ये फायर जो है प्लेनेट है, ये आपकी जो लैंग्वेज में एक एग्रेशन देते हैं, और नीच का है तो नेगेटिविटी थोड़ा सा रहेगा, विचार में नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे, तो स्पाउस आपको समझ में नहीं आएगा, इस चीज को थोड़ा संभालिएगा। आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि भाई आपका स्पाउस शायद थोड़ा रूड बात करे, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो मंगल नीच का चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपस में टकराव हो सकता है, तो अपने आप को थोड़ा संभालिएगा कि ठीक है उनका जो मंगल जो मेरे नीच का है वो यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखकर अपने पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखिएगा। साथ ही अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर भी आपको समझ में नहीं आएगा, रेट्रो है, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं, और इस पीरियड में कोई नया बिजनेस के लिए मैं ना कहूंगा ना करें। हालांकि 10th लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, लेकिन 7th हाउस जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस का है वो उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। बात करते हैं 8th हाउस की। देखिए 8th हाउस के जो ऑनर हैं वो माह के प्रथम 13 दिन उनकी जो पोजीशन रहेगी वो 12th हाउस में रहेगी, धनु राशि में रहेगी।
तो कहीं ना कहीं अगर आप 8 भाव के कारक तो जुड़े हुए हैं, तो आपको विदेश से आपका लिंक होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं विदेश कोई अपने व्यापार को लेके कोई ट्रांजैक्शन या कोई इन्वेस्टमेंट आप क्या कर सकते हैं, इस तरह चीजें दिख रही हैं। पिता का साथ भी दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही वो लगन में आ जाएंगे 14 जनवरी को, तो आपका जो ध्यान है पूरी तरह से कोई ना कोई खोज में लगा रहेगा। अगर इस भाव से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका व्यापार पर पूरा फोकस रहेगा, इन कामों में पूरा फोकस रहेगा। बात करते हैं, देखिए 9th हाउस के केतु देव बैठे हुए हैं। केतु देव एक आध्यात्मिक जो है ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर जो केतु है और केतु राहु का जो एस्पेक्ट है ना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं राहु, ये आपके आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केतु जहाँ बैठते हैं वह आपको डिससेटिस्फेक्शन देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस पीरियड में, जब से केतु यहाँ है, आपको ऐसा लगता होगा, फील होता होगा कि यार मेरा भाग मेरा साथ नहीं दे रहा। लेकिन धर्म कर्म के कार्य इस पीरियड में आप खूब करिए, भाग जो है आपका प्रबल होगा इससे। बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए 10th लॉर्ड की पोजीशन कहाँ है, वो 2nd हाउस में बैठा हुआ, बहुत अच्छी पोजीशन है। मतलब वर्किंग प्लेस पर आपको मान सम्मान, धन संपदा, हर चीज प्राप्त होगी। लेकिन साथ में शनि बैठे हैं। शनि आपके लग्नेश हैं। आपके स्वयं के एफर्ट से, आपके स्वयं की मेहनत से, कोई दूसरा आपकी मेहनत करने नहीं आने वाला। बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड की पोजीशन क्या है, 11th लॉर्ड मंगल जो है वो नीच के बैठे हैं 7th हाउस में और रेट्रो हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको व्यापार कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद आपके गलत निर्णयों की वजह से थोड़ा नुकसान हो जाए, या फिर आपकी पत्नी आपके व्यापार में इन्वॉल्व हो जाए और उनके कुछ क्या कहते हैं कि इन एक्सपीरियंस मतलब निर्णयों से कुछ ना कुछ कोई समस्या हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए 12th हाउस में बात करें तो 12th हाउस में मरकरी जो है विद्यमान है, जो कि 4 जनवरी से रहेंगे। और मरकरी जो है जो आपके 6th लॉर्ड है, यानी कि नौकरी के भाव के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं एक समस्या है कि अगर आप नौकरी में हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप देखिए पराक्रम में राहु भी है, बैठे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि भाई राहु बुध का संबंध हो रहा है। तो अगर आप विदेश में कहीं जॉब की सर्च कर रहे हैं तो वो जो है इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। और इसके अलावा अगर क्या है तो विदेश से संपर्क दिख रहा है। नौकरी को लेकर कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा लिंक निकल सकता है, इससे आप विदेश से जुड़ सकते हैं, या फिर कोई ट्रेनिंग वगैरह के लिए विदेश आप जा सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ होती दिख रही है। इसके अलावा मित्रों अगर बात करें तो देखिए कुछ तिथियों की बात करें तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, यानी कि वो अमावस्या, वो व्रत जिस दिन हम एक संकल्प लेकर व्रत रखते हैं कि दिन भर हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब व्रत का धारण करेंगे तब हम मुंह से कुछ बोलेंगे, मौनी अमावस्या कहलाती है। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, राहु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो राहु की नकारात्मकता को कम करने के लिए मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अमावस्या वाले दिन आप सुबह जल्दी उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, या पढ़ना पॉसिबल ना हो पाए, आपके लिए कठिन है, तो आप मोबाइल में अपना ऑडियो लगाकर उसको सुन सकते हैं। उसके उपरांत आप बहते जल में नारियल प्रभावित करें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है आपके घर के आसपास या आस थोड़ा सा डिस्टेंस पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई नहर नहीं है, तो आप यथा सामर्थ नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। अब देखिए राहु की नेगेटिविटी आप नारियल दान कीजिए, और केतु की नेगेटिविटी अगर आपके पास कहीं है तो आप जाड़े का सीजन है, आप कंबल दान कीजिए। बहुत हद तक जो है इनके नेगेटिव इफेक्ट मिलने आपको बंद हो जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं देखिए चतुर्थी की। विनायक चतुर्थी 3 जनवरी को है और संकष्टी चतुर्थी जो 17 जनवरी को है। अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं हो पा रहा है, आपके ऊपर ऋण रोग और शत्रु हावी हैं, या फिर जो है भाग आपका पूरा साथ नहीं दे रहा है, तो इन सब चीजों की में आपको सकारात्मक एक मतलब प्रभाव पाने के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए आपको सदैव जो है चतुर्थी और विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। उस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, गणेश भगवान को जो है की पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें, ताकि इन भाव से यानी कि 6th हाउस, 9th हाउस और प्रॉपर्टी या भाई के विवाद, जो भी चीजें हैं इनमें कमी हो और इनमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो। तो ये आप रेमेडी कीजिए, इससे बहुत फायदा होगा आपको। बात करें प्रदोष व्रत की, देखिए 11 जनवरी को शनि प्रदोष है और 27 जनवरी को जो है सोम प्रदोष है। देखिए 4th नंबर राशि आपके जो है 7th हाउस में पड़ी हुई है, यानी कि आपका स्पाउस ओवर सेंसिटिव है। आपका स्पाउस का अगर उसके बर्थ चार्ट में अगर मून का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो
समस्या है उसके साथ, ओवर सेंसिटिव है, चीजें रख के भूल जाएगा अगर मून के प्लेसमेंट अच्छे नहीं है तो। और साथ ही अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में उतार चढ़ाव है, वाइफ से संबंध अच्छे नहीं रहते। देखिए होता क्या है कैप्रिकॉन में, देखिए क्या है, ये 10th राशि पड़ी है, ये 4th राशि पड़ी है, सैटर्न और शनि इन दोनों की राशि आमने सामने है। तो एक तरीके का अगर यहाँ प्लेनेट दोनों के है भी नहीं, मान लीजिए सैटर्न लगन में है और जो है चंद्र लगन में है, तो विषयोग बन गया। अगर लगन में नहीं है कहीं और किसी भाव में, फिर भी ये राशि टू राशि यानी कि साइन टू साइन एक विषयोग बन गया। तो आप लोग की जो जो वैवाहिक जीवन में थोड़ा एडजस्टमेंट रहता है, थोड़ा समायोजन रहता है। अब है क्या मंगल नीच के बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनको समस्या है, इनमें बहुत एग्रेशन होगा, नेगेटिव आप कुछ अच्छी बात कहेंगे तब भी इनको जो है शायद गलत लगे। तो इस तरीके की चीजें वैवाहिक जीवन में समस्या है, पार्टनरशिप बिजनेस समस्या है, तो आप प्रदोष व्रत करें, शिव जी की उपासना करें, उन पर जलाभिषेक करें, ये समस्या आपकी खत्म होंगी। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें कैप्रिकॉन की, कैप्रिकॉन के लिए जो लकी जोडिक साइन है वो टॉरस है, कैंसर है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है। मीन टू से वृषभ, कर्क, कन्या और वृश्चिक, ये चार राशियां आपके लिए बहुत लकी होती हैं अगर आपके परिचय में, आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं और आप जानते हैं कि वो इस राशि के हैं, तो उनसे कभी भी जो है ना बिगाड़े, सदैव मित्रता का भाव रखें और जो भी आपको सुझाव दे तो उसको आप अप्लाई करें, आपको जो है काफी उससे फायदा होगा, लाभ होगा। इसके अलावा में तो देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, थोड़े थोड़े मतलब मेन पॉइंट लिखे हैं, अगर आप एक बार हम उनको नजर डाल लेते हैं। ताकि देखिए फर्स्ट लिखा है मनी गेन फॉर सेल्फ एफर्ट। मैंने बोला सैटर्न जो है, सैटर्न आपका ऑनर है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और सेकंड हाउस में धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, स्वयं आपको लगना पड़ेगा। प्रमोशन इन जॉब, हाँ 10th लॉर्ड यहाँ बैठा है, प्रमोशन के इशू है, स्टूडेंट के लिए टाइम गुड है कह लीजिए, मेरे ख्याल से तो जुपिटर बैठे हुए हैं और अच्छा भी है, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि हो सकता है पढ़ाई के माध्यम से वहां चले जाए, लेकिन जुपिटर जो है रेट्रो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन उस संघर्ष को पार कर जाएंगे। बिजनेस की बात करें, अगर कोई बिजनेस चल रहा है आपका तो ठीक है, आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन नया बिजनेस के लिए मैं आपको ना बोलूंगा। मैरिज और लाइफ में इशू, हाँ मैरिज लाइफ में इशू रह सकता है, स्पिरिचुअल वर्क होगा, केतु बैठे हुए वहां, राहु केतु का एस्पेक्ट है, उससे जो है आपको फायदा भी होगा। प्रॉपर्टी सोल्ड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हेल्थ इशू रह सकता है आफ्टर 13, हाँ ठीक है, मैंने वो देखो सूर्य जैसे ही 14 तारीख को यहाँ आएंगे मकर संक्रांति वाले दिन, अष्टमेश अगर लगन में आ रहा है और आपका काम अष्टम भाव से रिलेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं आप अष्टम भाव जुड़े नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपके जो है हेल्थ में थोड़ा सा विकार लाएगा, हड्डियों की समस्या दे सकता है। इस तरह पिता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, हेल्थ इशू थोड़ा रहेगा, इसको तो आप ध्यान रखिएगा। फॉरेन लिंक, हाँ 13 के बाद, 13 से पहले अप टू 13 यानी कि फॉरेन लिंक हो सकता है, ठीक है, अष्टम भाव के कार तो जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फॉरेन लिंक हो सकता है, जिससे फायदा हो सकता है। और उसके बाद है मांगलिक वर्क, हाँ ठीक है, देखो आफ्टर 3/1/25 यानी कि जो आपके क्या बोलते हैं कि मरकरी है, ये 4 तारीख को यहाँ आ जाएंगे यानी कि 3 तारीख के बाद ये यहाँ आ जाएंगे, और ये जो है भाग भाग का स्वामी, ये धर्म का भाव है, तो कहीं ना कहीं घर में परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, वो उस पर व्यय होगा, वो काम इस तरीके से हो सकते हैं कि भाई कोई धर्म का पुण्य का काम करें, इस तरीके के भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल आपको ट्रेवलिंग हो सकती है, कहीं घूमने जाए विदेश, कहीं कोई मंदिर घूमने जाए बढ़िया, तो इस तरीके के हो सकता है। शॉर्ट ट्रिप विद चिल्ड्रन, हाँ हो सकता है। स्किन एलर्जी हो सकती है, देखिए जो आपके मार्स है वो रेट्रो हैं, तो यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे, बुध के साथ एक्सपेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्किन एलर्जी आपको हो सकती है इस पीरियड में, तो ध्यान रखिएगा। रिसर्च वर्क मनी गेन हो सकता है, ठीक है। आईटी मीडिया सोशल मीडिया वर्क से प्रॉफिट हो सकता है। फैमिली में थोड़ा डिस्टेंस रह सकता है। सैटर्न है, हालांकि लग्नेश का अपने भाव में बैठना इतना मतलब कह लीजिए लग्नेश अगर सेकंड हाउस में तो बहुत अच्छा माना जाता है, साथ ही योग कारक ग्रह यहाँ पर है, बहुत अच्छा माना जाएगा, लेकिन फिर भी शनि है तो थोड़ा बहुत परिवार के साथ बातचीत में कमी तो आएगी। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए कुछ तिथियां मैंने लिखी हैं, कुछ डेट्स नोट डाउन किए हैं, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17 और 18 यानी कि 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17 और 18 जनवरी, ये वो तिथियां हैं। इन तिथियों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपके कोई भी ऐसा निर्णय जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो,
आपकी नौकरी से, आपके व्यापार से रिलेटेड हो, इन तिथियों में वो निर्णय आप ना लीजिएगा, थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिएगा, आगे पीछे ले लीजिएगा, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस हैं और वो निर्णय आपके गलत सिद्ध हो सकते हैं। बात करें रेमेडीज की, तो देखिए कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तो मैं रेमेडीज हमेशा बोलता हूँ, देखिए आपके ईज देव माता लक्ष्मी जी हैं, उनकी उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, और अगर आप अष्टम भाव जुड़े हुए हैं तो सूर्य को जल दीजिए अपने नेम फेम के लिए। साथ ही स्टोन की बात करें, पन्ना आप धारण कर सकते हैं, ओपल धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं आपको सदैव बोलता हूँ कि आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करा लें, उसके उपरांत एडवाइस टू एस्ट्रोलॉजर आप कोई भी रत्न धारण करें। तो मित्रों ये एक छोटा सा प्रोडक्शन था कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का माह जनवरी 2025 के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके संपर्क में कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले लोग हों, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जाने कि नए साल का पहला महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो एक अंत में जाते जाते मैं आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही भारतीय गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।